हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं। ये आपका इग्नू BA का है। इसका कोड आपका ESO 16, ठीक है। भारत में सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। इसके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन जो भी हैं वो हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है सामाजिक जनसांख्यिकी के बारे में है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में विशाल आकार और उच्च जनसंख्या के दर के क्या परिणाम हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि भारत एक बड़ा देश है, भारत का जो विशाल आकार है और उच्च जनसंख्या के विकास की दर के बारे में आपको बताना है। इसमें भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे कि हमारा देश आबादी के मामले में दूसरे नंबर पे आता है और पहले नंबर पे कौन सा देश है? चीन है, ठीक है। इसकी आबादी 1991 में की जनगणना के अनुसार 84 करोड़ 40 लाख थी, ठीक है। 84 करोड़ 40 लाख इसकी आबादी थी हमारे देश की। कब थी? 1991 की जनगणना के अनुसार। और 1981 के बाद की जनगणना के बाद जनसंख्या में 16 करोड़ 10 लाख की वृद्धि हुई, ठीक है। 16 करोड़ 10 लाख की वृद्धि यहाँ पर देखी गई 1991 में। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 6 लाख लोगों की बढ़ोतरी होती है। यह ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज्यादा है। भारत की जनसंख्या आजादी के बाद से 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। आजादी के बाद से भारत की जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है। आजादी के बाद 1991 में हुई जनगणना, जब आजाद हमारा देश हुआ तो 1951 में जो जनगणना हुई थी उसकी प्रथम जनगणना थी। ये बात भी आप याद रखेंगे, जीके क्वेश्चन भी बन जाता है कि सबसे पहली जनगणना हमारी थी 1951 में हुई थी। ये पहली जनगणना थी, ठीक है। में जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख थी। 1941 से 51 के दशक में वार्षिक वृद्धि की औसत दर 1.25% इंगित की गई थी, जहां 1981 से 91 में वृद्धि की औसत दर 2.11% थी। जनन क्षमता, मृत्यु दर तथा प्रजनन, ये 3 तथ्य किसी देश की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन के मुख्य कारण होते हैं। ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे, जनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रजनन। ये तीनों तत्व जो हैं जनसंख्या के आकार में परिवर्तन के लिए मुख्य कारक होते हैं। भारतीय संदर्भ में प्रजनन की जनसंख्या वृद्धि में कोई भूमिका नहीं है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी पूरे कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की पैदावार में इन वर्षों में बढ़ोतरी हुई है, किंतु जनसंख्या की ऊंची दर के कारण प्रति व्यक्ति वृद्धि क्षीण हो रही है। इन वर्षों में आवास की कमी में भी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा का भी वांछित स्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हर जनसंख्या बढ़ने के कारण आवासों में भी कमी हुई है, ठीक है, क्योंकि मांग बढ़ी है। स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवाएं भी जितनी प्रदान होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही हैं लोगों को। इसलिए राष्ट्रीय उत्पादन की वास्तविक वृद्धि की प्रवृत्ति प्रति व्यक्ति आय में परिलक्षित नहीं हो पा रही है। बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी से संबंधित स्थिति यह दर्शाती है कि रोजगार बाजार इस बढ़ती हुई विशाल श्रम शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में उच्च जनन क्षमता के निर्धारकों का विश्लेषण कीजिए।
तो यहाँ पे आपको भारत में उच्च जनन क्षमता के निर्धारकों का विश्लेषण करना है। जनन क्षमता वास्तविक प्रजनन निष्पादन की ओर संकेत करती है, चाहे व्यक्ति अथवा समूह पूरे लागू किया गया हो। जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के रूप में माप किया जाता है। जनन क्षमता मरणशीलता एवं प्रवास को जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि में जो प्रजनन क्षमता है वो भी प्रभावित करती है, जो मरणशीलता है वो भी प्रभावित करती है। सामाजिक रूप से निर्धारित होता है कि समाज इसे प्रभावित करता है। यद्यपि जनन क्षमता एक जीवन शास्त्रीय परिघटना है। ठीक है, जनन क्षमता क्या है? एक जीवन शास्त्रीय परिघटना है, परंतु जन्म दर की केवल प्राणी शास्त्रीय व्याख्या भ्रमण होती है। जो प्राणी शास्त्रीय व्याख्या है वो कैसी होती है? वो भ्रमक होती है। सामाजिक तत्व जन्म दर को अवश्य नियंत्रण करते हैं। मानव व्यवहार के अन्य स्वरूपों की भांति प्रजनन भी अभिप्रेरणा बिना घटित नहीं होता है। ठीक है, गर्भ निरोधकों का प्रयोग जो आदिम व्यक्तियों में भी प्रचलित कहा जा सकता है, इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जनन क्षमता पर सामाजिक नियंत्रण सदैव रहा है। ठीक है, जो गर्भ निरोधक चीजें यूज की जाती हैं, इससे स्पष्ट होता है कि जो जनन क्षमता पर किसका नियंत्रण रहा है? समाज का नियंत्रण रहा है। समाज व्यक्तियों को अपनी पूर्ण जैविक क्षमता के अनुसार प्रजनन की आज्ञा नहीं देता है। यह प्रजनन पर अंकुश लगाता है। हाँ, ये अंकुश अधिक सीमा तक अचेतन रूप से होते हैं। ठीक है, ये किस तरह से होते हैं? अचेतन रूप में होते हैं, अर्थात लोगों का ध्यान जनसंख्या को सीमित करने की अपेक्षा अन्य लक्ष्यों की ओर होता है। तथापि उनके व्यवहार का परिणाम प्रजनन पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार पुरुषों एवं स्त्रियों के संभोग पर वर्जन, अर्थात स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के साथ संभोग नहीं करेगी। लैंगिक संभोग पर वर्जन, अर्थात भाई बहन संभोग नहीं करेंगे। कुमारी गमन तथा पर स्त्री गमन पर वर्जन, अर्थात स्त्री पुरुष विवाह बिना संभोग नहीं करेंगे। जनन क्षमता पर अचेतन अंकुश भी है। कभी कभी समाज चेतन अंकुश भी लगाता है। ठीक है, ये सारे अचेतन थे। कभी कभी समाज चेतन अंकुश भी लगाता है। इस प्रकार विवाह हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित करना, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाना, एक पत्नी विवाह पर बल, परिवार के आकार पर परिसीमित आदि के द्वारा समाज चेतन रूप से जन्म दर को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। कभी कभी समाज गर्भ निरोधों को प्रोत्साहित करता है तथा गर्भपात अथवा शिशु हत्या की भी स्वीकृति देता है, ताकि अनचाहे बच्चे के प्रजनन को रोका एवं परिवार के आकार को सीमित किया जा सके। दूसरी ओर यदि समाज चेतन अथवा अचेतन रूप में प्रजनन क्षमता को परिसीमित करता है, तो यह दूसरी ओर चेतन अथवा अचेतन रूप में इसे प्रोत्साहित भी करता है। विवाहित पुरुषों को लैंगिक संभोग की स्वीकृति द्वारा यह प्रजनन क्षमता को अचेतन रूप से प्रोत्साहित करता है। विवाहित पुरुषों को कुछ प्रलोभन देकर यथा आयकर में कटौती, अधिक महंगाई भत्ता, मकान की सुविधा तथा कुछ एक पदों पर प्रवेश व्यक्तियों को विवाह करने के लिए प्रेरित करता है, जिसका परिणाम जन्म दर की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त प्रजनन आत्मा की मुक्ति, वृद्ध आयु में सुरक्षा, वस्तुओं के उत्पादन तथा स्नेह की प्राप्ति
के लिए आवश्यक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त कुंवारेपन, नपुंसकता, बांझपन, गर्भपात एवं गर्भ निरोधों के प्रति सामाजिक अस्वीकृति की मनोवृत्ति जनन क्षमता को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में मृत्यु के सामाजिक निर्धारकों की स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समाज में जो मृत्यु दर है उसके बारे में बताना है। भारत में मृत्यु के सामाजिक निर्धारकों के बारे में आपको बताना है। यद्यपि यह कथन कि समाज मृत्यु का कारण है, ठीक है, यह कथन कि समाज मृत्यु का कारण है विचित्र प्रतीत होता है, एक अजीब सा लगता है, तथापि कुछ सामाजिक स्थितियां हैं जो मृत्यु का कारण बनती हैं। ठीक है, इन स्थितियों में निम्नलिखित का वर्णन किया गया है। अब सामाजिक स्थितियां मृत्यु का कारण कैसे बनती हैं, ये आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। चलिए, फर्स्ट हेडिंग इसमें आपको बताई गई है कि मृत्यु का कारण बनने वाली स्थितियां। ठीक है, मृत्यु का कारण बनने वाली क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। कभी कभी समाज में ऐसी प्रथाएं होती हैं कि व्यक्तियों को उनके किसी दायित्व बिना मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। इस प्रकार वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को अपने भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। अपंग बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया जाता है। बालिकाओं की हत्या कर दी जाती है तथा मानव प्राणी की धार्मिक अवसरों पर बलि दे दी जाती है। व्यक्तियों को दंड के रूप में भी मृत्यु दे दी जाती है। समाज गंभीर अपराधियों से सुरक्षा हेतु उन्हें मृत्यु दंड देता है। कुछ स्थितियों में व्यक्तियों को स्वयं अपना जीवन समाप्त करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में सती प्रथा। कभी कभी कोई सैनिक दल शत्रु के हाथों में पड़ने से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। कभी कभी व्यक्ति किसी आदर्श अथवा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपना जीवन बलिदान करके शहीद बन जाता है। हम ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण पाते हैं जो प्रेम की असफलता अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने से उत्पन्न निराशा से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। इस वाली लाइन से आप भली भांति परिचित होंगे। आए दिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। ठीक है, कि प्रेम की असफलता या परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार हत्या करना अथवा आत्महत्या करना, चाहे यह संस्थागत हो अथवा व्यक्तिगत, समाज में मृत्यु का महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रीति रिवाज जिनका लक्ष्य स्वास्थ्य प्रदान करना होता है परंतु प्रभाव विपरीत होता है। ठीक है, ऐसे रीति रिवाज जो कि हमारे सुविधा के लिए होते हैं लेकिन ये भी कई बार विपरीत साबित हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना एवं चिरजीवी बनना चाहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उनसे अनेक चिकित्सा संबंधी प्रथाओं को जन्म दिया जाता है, परंतु कभी कभी ये प्रथाएं उनके उद्देश्य को पूर्ण करने की अपेक्षा घातक सिद्ध होती हैं। इन प्रथाओं में सबसे महत्वपूर्ण जादू द्वारा रोग को ठीक करना। जादुई चिकित्सा की प्रथा प्रत्येक आदिम समाज में पाई जाती है। रोग का कारण किसी भूत प्रेत को समझा जाता है। ठीक है, जिसके उपचार हेतु भूत प्रेत चिकित्सक अथवा दैवी उपासक अथवा दोनों का परामर्श लिया जाता है, परंतु जादू शारीरिक रोगों को ठीक नहीं कर सकता है। इसी प्रकार उपासन, बलि अथवा धार्मिक उद्देश्य की प्रथा जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रदान करना होता है, विरोधी प्रभावों को उत्पन्न करता है। यद्यपि आधुनिक युग में विज्ञान ने जादू एवं अंधविश्वास को विस्थापित कर दिया है, तथापि धार्मिक जादुई उपचार की प्राचीन प्रथा
किसी न किसी रूप में अभी तक मानव समाज में प्रचलित है। ठीक है, जो जादू टोने हैं, इन सब चीजों को, भूत प्रेत को आज भी लोग मानते हैं, आप ये कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ऐसी प्रथा जो स्वास्थ्य के लिए अप्रासंगिक होती है परंतु जो इसे हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो इस हेडिंग को आप सबको हाईलाइट करके अच्छे से डालेंगे। ठीक है, ऐसी प्रथा जो स्वास्थ्य के लिए अप्रासंगिक होती है परंतु जो इसे हानि पहुंचाती है। संभवतः सबसे अधिक हानिकारक विधि जिससे समाज नियमित रूप से मृत्यु का कारण बनता है, इसकी हानिकारक प्रथाएं जो भोजन, व्यायाम एवं संपर्क से संबंधित हैं तथा वे सभी माध्यम जिनके द्वारा रोग फैल सकता है अथवा हानि हो सकती है। इस प्रकार मद्रासियों में हाथ से चावल खाने की प्रथा, ठीक है, जैसे मद्रास के लोग होते हैं वो हाथ से चावल खाना पसंद करते हैं। मुसलमानों में पान चबाने की प्रथा, जैनियों में नंगे पैर चलने की प्रथा। ठीक है, इस तरह की प्रथाएं भी स्वास्थ्य हानि का कारण बनती हैं। सिखों में केस ना कटवाने की प्रथा। ठीक है, कुछ एक ऐसे हिंदू भी होते हैं जो जिनमें की पक्का भोजन खाने की प्रथा होती है। ठीक है, कुछ एक हिंदू होते हैं जिनमें की पक्का भोजन खाने की प्रथा होती है। तंग वस्त्र पहनने की प्रथा होती है। तंग का मतलब होता है टाइट। ठीक है, ऐसी प्रथाएं जो कि धीरे धीरे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। ठीक है, ये सारी प्रथाएं जो हैं वो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करती हैं, हानिकारक प्रभाव डालती हैं। जब किसी लोक रीति के कुप्रभाव व्यक्तियों को बतलाए जाते हैं तो उन रीति का परित्याग न कर उनका अति दृढ़ता से समर्थन करते हैं। ठीक है, इन सारी कुरीतियों के बारे में जब लोगों को अगर आप बताएंगे कि वो ऐसा ना करें तो उसका वो परित्याग तो उनका नहीं करेंगे बल्कि वो उनका दृढ़ता से समर्थन भी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार अनेक सामाजिक तत्व ऐसे हैं जो रोग को जन्म देकर मृत्यु का कारण बनते हैं। ठीक है, ये सारे समाज के ऐसे तत्व हैं और इनकी मान्यताएं बहुत ज्यादा हैं जो कि व्यक्ति को रोग देते हैं और उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। ठीक है, परंतु समाज रोग एवं मरणशीलता को रोकने एवं मृत्यु दर को घटाने का प्रयास भी करता है। अपनी संस्थागत संरचना द्वारा समाज अनेक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि द्वारा यह स्वास्थ्य एवं चिरंजीवित में योगदान देता है। इस प्रकार परिवार, कर्मशाला, खेत एवं सरकार सभी जीवित संरक्षण में सहायता करते हैं परंतु उपचारिक एवं निरोधक स्वरूपों में वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा ही समाज अन्य किसी अकेले तत्व की अपेक्षा मानव मरणशीलता को अधिक कम कर सकता है। ठीक है, विज्ञान चिकित्सा की को अपनाकर ही हम ऐसी चीजों को कम कर सकते हैं, मरणशीलता को कम कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे वरना चैप्टर आपका बड़ा हो जाता है, वीडियो बड़ा हो जाता है। ठीक है, चैप्टर क्योंकि आपके काफी बड़े बड़े हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।